स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। हमारे घरों में जो टीवी चल रही है, हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर चल रहा है, हमारे मोबाइल को चार्जिंग किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें किससे हो रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी से हो रही हैं। तो बच्चों, हमारी क्लास 10th में ये चैप्टर दिया हुआ है, इसलिए हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है और हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में इसके दो पार्ट करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन और सिटी। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले आप बताइए मुझे इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आप कुछ तो जानते ही होंगे, आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा हुआ होगा कि रदरफोर्ड मॉडल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। हम इसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं बच्चों, हम इसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो एटम में होता है, ये हमारी एटम का स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, अकॉर्डिंग टू बोर। ओके, तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एंड सिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये बता दिया मैंने आपको। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। बच्चों, यहाँ चार्ज का मैंने यूज किया, ये चार्ज क्या है? कोई बता सकता है मुझे ये चार्ज क्या है? बच्चों, चार्ज क्या है? चार्ज इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है बाय विच occurs when the number of protons and number of electrons are differs. When the number of protons and number of electrons are differs. इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज क्या है? चार्ज मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम प्रोटॉन के नंबर को और इलेक्ट्रॉन के नंबर को डिफर कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रॉपर्टी के बेस पर बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी चार्ज कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे हमने ये 2 चार्ज डिवाइड कर दिए। पहला चार्ज था पॉजिटिव, दूसरा था नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कब अकर्स होगा? देखिए यहाँ से देखिए इसकी डेफिनेशन से, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? एक्सेस हो जाएगा। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे? यहाँ एक्सेस हो जाएंगी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं? इट अकर्स when there is number of protons is greater than number of electrons. Okay, their number of electrons. Okay, तो जब हमारे पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो हमारा क्या हो जाएगा? वह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा एटम। और जब हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, जब हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी हो जाएगी। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? वह नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है? एक मैटर की प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। ठीक है, चार्ज क्या होती है? एक मैटर की प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। ठीक है, और चार्ज का जो हमारा एसआई यूनिट होता है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज वो क्या होता है बच्चों? कूलम। इट इज कूलम। ठीक है, चार्ज ऑफ एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों? कूलम होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है?
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है Q इक्वल्स टू एनी, Q इक्वल्स टू एनी, यानी कि जो चार्ज होता है वह हमेशा इंटीजर मल्टीपल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन के होता है। क्या होता है? इंटीजर मल्टीपल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज क्या होता है? इंटीजर मल्टीपल वैल्यू, इंटीजर मल्टीपल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, इसके इस फॉर्मूला के बेस पर हमें कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे कि हमें चार्ज दे दिया जाता है और हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता करने होते हैं, या फिर हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाते हैं और हमें चार्ज पता करने होते हैं। ठीक है, तो इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कराऊंगी बाद में, या अभी करा देते हैं हम आपको। जैसे कि अगर हमारे पास में 1 कूलाम, अगर हमारे पास में 1 कूलाम चार्ज दे रखा है, हमारे पास में 1 कूलाम क्या दे रखा है? चार्ज दे रखा है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 कूलाम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और हमें इलेक्ट्रॉन हमें पता ही है क्या है, इलेक्ट्रॉन हमें पता ही है क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, बताओ? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। और हमारा जो फॉर्मूला था वह क्या निकला बच्चों? Q इक्वल्स टू एनी, Q इक्वल्स टू एनी। तो Q की वैल्यू यहाँ क्या हुई? 1 कूलाम एंड n हमको फाइंड आउट करना है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमको पता ही है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 C, एंड n की वैल्यू वी कैन इजीली फाइंड आउट फ्रॉम हेयर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 C. ओके, फॉर कैलकुलेटेड 10⁻⁻19 को हम ऊपर पहुंचा देंगे एंड 1.6 नीचे। ओके, 10⁻10/16 मल्टीप्लाई, ऐसा कर सकते हैं, पॉइंट को ऊपर पहुंचा सकते हैं 10 में, एंड वी कैन इजीली कट इट। एंड नाउ दिस, और if we are adding one more zero from here, then we got it, we can calculate it further, we calculate it, or we got 6.25 10⁻18. Okay, so number of electron is here. So if we have 1 coulomb charge, then we have number of electron is 6.25 multiply 10⁻18 electrons. So if we have 1 coulomb charge, then we have now 6.25 multiply 10⁻18 coulomb. Okay, so now कूलाम की जो यूनिट्स होती हैं, कूलाम की यूनिट्स होती हैं, वह एक यूनिट होती है। कूलाम जो होता है वह हमारी एक लार्जेस्ट यूनिट है। कूलाम क्या है? वह हमारी एक लार्जेस्ट यूनिट है बच्चों। जो कूलाम होती है वह हमारी एक लार्जेस्ट यूनिट होती है। तो इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? 1 मिली कूलाम। 1 मिली कूलाम 10⁻⁻19 कूलाम, एंड 1 माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 कूलाम। ओके, ये हमारे क्या हो जाएंगी? स्मॉलेस्ट यूनिट्स। ओके बच्चों, ओके। नाउ we are going to discuss about what is electric current. What is electric current? So we already discussed about what is electron, what is charge. So it is easy to understand current. Okay, so electric current क्या होता है? What is electric current? The rate of flow of electric charge through a conductor. The rate of flow of electric charge. The rate of flow of electric charge. The rate of flow of electric charge through a conductor. कंडक्टर आपने पढ़ा ही होगा। कंडक्टर क्या होता है? बताओ बच्चों, कंडक्टर क्या होता है? यहाँ कंडक्टर क्या है? कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें से अगर हम करंट को फ्लो कराएंगे तो करंट वहाँ से ईजीली फ्लो कर जाएगा। ठीक है,
करंट को ये अपोज नहीं करता, ठीक है। अब करंट को कंडक्टर अपोज क्यों नहीं करता है? क्योंकि कंडक्टर के पास में कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के पास में देयर आर मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, देयर आर मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर एंड ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट विल फ्लो. Due to these free electrons, current will flow. And what is why insulator doesn't pass electric current? Why? Because in insulator we don't have free electrons. In insulator we don't have free electrons. That's why insulator doesn't pass electric current. So conductor passes electric current. And one more thing, material is semiconductor. Okay, but we discussed about it in class 12. We don't need to discuss it here. Okay, so the rate of flow of electric charge through a conductor, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. Electric current is produced by moving electrons through a conductor. Electric current is produced by moving electrons. Suppose this is a conductor. Okay, this is a wire, and which is conducting. Just this is a wire like copper wire. Copper wire we take. Okay, and here free electrons. Okay, now we flow current in this direction. Okay, so because electron moving in this direction, so current will be in opposite direction. Okay, हमेशा always remember when if electrons is moving in north direction, then electric current will moving in south. Okay, always remember it is just opposite direction. It is electron is moving in opposite direction to current. Okay, electron is moving in opposite direction to current. Always remember it. Okay, this is called electric current. So electric current flows in the opposite direction to the movement of electrons. Okay, remember it. And इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है वह क्या होती है बच्चों? एम्पियर होती है. क्या होती है? एम्पियर होती है. ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट का अभी हम फॉर्मूला अगर पता करें तो फॉर्मूला हमारा हो जाता है I = Q/T. I = Q/T. हमने यहाँ क्या पढ़ा? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर. मतलब कि एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज का कितना फ्लो हो रहा है. अब रेट आ गया तो हमारे पास टी भी आ जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? चार्ज है. और ये हमारा टी हमारे पास में क्या है? टाइम है. अगर हम इसकी यूनिट निकालें, ये हमारे पास में क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है. ये हमारे पास में क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट हुआ. तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट निकालें, तो हम क्या निकालेंगे? चार्ज की क्या हुई थी? कूलाम हुई. टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है. तो कूलाम सेकंड इनवर्स. और इसे हम क्या ही बोलते हैं? एम्पियर भी बोलते हैं. ठीक है, एम्पियर भी बोलते हैं. ओके, अच्छा, इस एम्पियर को हमारे करंट को मेजर करने के लिए, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लीजिए ये है इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा, मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है और ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है. ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये हमारी बैटरी है. ओके, और ये हमारा स्विच है जो कि अभी ऑफ है. ये हमारा क्या है? स्विच है जो कि अभी ऑफ है. अब मैंने इस स्विच को ऑन कर दिया, तो स्विच को ऑन करने से यहाँ क्या होगा? करंट का फ्लो हो जाएगा. तो अब करंट का फ्लो हो रहा है, ये आई हो रहा है. अब इस करंट को मेजर कैसे करेंगे? करंट के फ्लो को मेजर कैसे करेंगे? तो इस करंट के फ्लो को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बोलते हैं एमीटर. जिसे हम क्या बोलते हैं? एमीटर. अब एमीटर की डेफिनेशन क्या हुई? एन इंस्ट्रूमेंट विच यूज्ड इन सर्किट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट. एन इंस्ट्रूमेंट which used to measure current in
electric circuit. Okay, and remember, it is always connected in series. It is always connected in series. Always remember, it is connected in series. Okay, it is always connected in सीरीज. ओके, तो अगर हमें इसे कनेक्ट करना होगा तो हम कनेक्ट इसे कहाँ करेंगे बच्चों? देखिए एक बार, हमने कनेक्ट कर दिया. अब हमें पता चल जाएगा कि हमारी सर्किट में कितनी करंट का फ्लो हो रहा है. मान लीजिए, लेट्स सपोज दिस करंट इज, मान लीजिए 5 एम्पियर. ओके, टू ग्लो दिस बल्ब. ओके, सो now we are going to study about electric potential. Electric potential. So electric potential क्या होता है? The amount of electric potential energy at a point. The amount of electric potential energy at a point is called electric potential. Okay? Electric potential. The amount of electric potential energy, the amount of electric potential energy at a point is called electric पोटेंशियल. ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं. ये हमने बात करी थी एक ही पॉइंट पर, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट. ठीक है, अब अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है द डिफरेंस इन द करंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी between two points in an electric circuit is called electric potential difference. ओके, लेट्स सपोज ये हमारा सर्किट है. ओके, सर्किट हुआ हमारा. अब इस सर्किट में हमारा एक पॉइंट है ए और ये हमारा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है. इसके बारे में हम बात करेंगे आगे. ये बी है एंड यहाँ पर हमारे पास में एक वोल्टमीटर जॉइंट है और ये हमारा सर्किट है. मैंने अभी सारी चीज़ें नहीं में लगाई हुई हैं इसमें कि अभी समझा रही हूँ सिर्फ. जैसे कि अगर हमें इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, जैसे कि डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है, अब पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा. क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, the difference in the amount of electric potential energy between 2 points in an electric circuit is called electric potential difference. Okay, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को एक और नेम से जानते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? वोल्टेज. क्या कहते हैं इसको हम? वोल्टेज. तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है, बस थोड़ा सा डेफिनेशन का फ़र्क है और थोड़ा सा फॉर्मूले का भी डिफरेंस. ओके, तो अमाउंट ऑफ वर्क. अब देखिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है, एक वर्क डन हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में. द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू
टू मूव द यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? फॉर्मूला बन जाएगा इसका वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, क्योंकि हमने अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है टू मूव द यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, ओके। तो वर्क डन के लिए W अपॉन कूलाम, ठीक है। V इक्वल्स टू W अपॉन Q, ओके। इसकी अगर हम SI यूनिट की बात करते हैं तो वर्क डन होता है जूल एंड कूलाम होता है, चार्ज होता है कूलाम, तो बन जाएगी जूल कूलाम इनवर्स। और वोल्टेज को हम वोल्ट भी कहते हैं। इसकी एक का यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट, और एक हो जाएगी हमारी जूल कूलाम इनवर्स, ओके। यहाँ तक बच्चों समझ में आया आपको? अब वोल्टेज को किसी भी सर्किट में, जैसे हमने पहले बात किया था एमीटर की, कि हमने करंट को मेजर करने के लिए हमने एमीटर का यूज़ किया था। अब हमें वोल्टेज को मेजर करना है, तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमारे पास में एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नेम होता है वोल्टमीटर, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज वोल्टमीटर, ओके। सो वोल्टमीटर क्या हुआ? इसकी डेफिनेशन क्या हुई? एन एपरेटस टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एन apparatus to measure the potential difference between 2 points in an electric circuit, okay। अब हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ, ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ, दैट इज ओम्स लॉ, ओके। तो ओम्स लॉ क्या ही कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि देखिए, ओम्स लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ग्राफ है, इसको देखिए पहले। ओम्स लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्राफ है जिसमें कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ये क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पर हमारी आती है करंट, ठीक है। इनके बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वह क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। इसे हम R बोलते हैं, ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ओम्स लॉ ने बताया हमें कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। ओम्स लॉ ने क्या कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points is directly proportional to इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ रिमेंबर करना हमेशा कि ये कब होगा? V प्रोपोर्शनल टू I, जब यहाँ पर टेम्परेचर एंड डायमेंशन क्या रहे? कांस्टेंट रहे, ठीक है। टेम्परेचर एंड डायमेंशन क्या रहे? कांस्टेंट रहे, ओके। अब V हमने अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, यहाँ पे रिमूव करेंगे तो R आ जाएगा, ठीक है। I की वैल्यू क्या आ जाएगी? V/R, और R की वैल्यू क्या आ जाएगी? V/I। अब ये R जो है ना, ये हमारा क्या है? ये जो R है हमारा, ये क्या है? ये R हमारा है यहाँ रेजिस्टेंस, ठीक है।
आर हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ वी है आई, यानी कि आर डिपेंड करता है वी और आई पर। मतलब नो बच्चों, रेजिस्टेंस वोल्टेज पर और करंट पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इट इज जस्ट अ कांस्टेंट फैक्टर, ओके। रेजिस्टेंस क्या होता है, अब हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस होता है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी सर्किट के अंदर करंट को जो अपोज करे, करंट के फ्लो को जो अपोज करे, एक ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर की, एक ऐसी प्रॉपर्टी विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ओके। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट इज़ द, अच्छा पहले इसकी एसआई यूनिट लिखते हैं। इसकी एसआई यूनिट आती है ओम फ्लो में, आर की वो आती है ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वह क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है आप पढ़ते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which resist the flow of electric current, which resist the flow of electric current through it, okay। अब रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम ये पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर, ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर, ओके। तो 3 फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर हुआ लेंथ ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ मटेरियल। सेकंड फैक्टर हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड थर्ड फैक्टर हुआ नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो बच्चों आप पूछोगे मैम लेंथ ऑफ मटेरियल पर कैसे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कैसे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल पर कैसे डिपेंड करता है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू। फर्स्ट लेंथ ऑफ मटेरियल, ओके। लेट्स सपोज वी हैव अ वायर, वी हैव अ वायर, इट इज कंडक्टिंग वायर एंड वी हैव वायर। इस हमें पता है कि वायर के अंदर हमारे पास में एटम्स होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है। एटम्स होते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब एटम्स होते हैं, ये एक्चुअली बहुत क्लोज नहीं होते हैं, ये थोड़े से स्पेस होता है इनमें, है ना। ये मेरे पास स्पेस होता है, थोड़ा गलत बन गया मेरे से, थोड़ा स्पेस, इस टाइप से स्पेस रहता है, ओके। इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के बीच में। अब जैसे ही हम यहाँ से करंट को फ्लो कराएंगे, हम करंट को फ्लो कराएंगे तो ये एटम्स कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे करंट को। ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस करंट को ऐसे जाना पड़ेगा, फिर ऐसे घूम के, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इस जगह बना के जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एटम्स यहाँ रेजिस्टेंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, ये लेंथ हमारी है यहाँ पर मान लीजिए 2 मीटर। अगर मैं इस लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ, ठीक है, मैं लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ, तो आप बताइए करंट को फ्लो करने में अब ज़्यादा रेजिस्टेंस लगेगा पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब फिर करंट को फ्लो कराएंगे तो फिर करंट को और ज़्यादा टाइम लगेगा फ्लो कराने में, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बड़ा लेंथ हो गया वायर का। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ ऑफ वायर, जो लेंथ ऑफ वायर है वह डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पर, ठीक है। रेजिस्टेंस पर अगर हमने लेंथ को बढ़ाया तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड फैक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, तो एक बात बताइए मुझे, अगर मैं
क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देती हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी भी कंडक्टर का एरिया बढ़ा देती हूँ, ठीक है, तो क्या रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा। देखिए मैंने यहाँ एरिया इतना लिया, अगर मैं इस एरिया को इतना कर दूँ, मैं इस एरिया को बढ़ा दूँ, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मेरे पास में वही है, एरिया बढ़ाने के बाद में तो क्या करंट को फ्लो कराऊंगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि एटम मेरे पास में उतने ही है, ठीक है, पर मैंने एरिया को बढ़ा दिया, मैंने इसके थोड़ा सा वायर को हल्का सा बढ़ा दिया, ऐसा स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, तो क्या करंट पर फ़र्क पड़ेगा। यस, करंट पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है अब क्या रहेगा, रेजिस्टेंस हमारा जो करंट है उसके प्रोपोर्शनल नहीं होगा, उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसके होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अब नेचर ऑफ मटेरियल की बात करते हैं, तो नेचर ऑफ मटेरियल में हम बात करते हैं कंडक्टर के बारे में और इंसुलेटर के बारे में, ठीक है, ओके। नेचर ऑफ मटेरियल आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, नेचर ऑफ मटेरियल। अच्छा, ठीक है, अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रिक करंट, तो हमारा रेजिस्टेंस कैसा होता है बताइए। अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर जहाँ पर हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर स्पेस भी बहुत है। जब स्पेस बहुत है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा लो रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर की, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और स्पेस भी हमारा नहीं है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगर हम बात करते हैं तीनों फैक्टर्स को मिक्स कर दें तो प्रोपोर्शनल टू एल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, क्रॉस सेक्शन की। अगर हम इसको हटा देंगे साइन को, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, तो हमारे पास में आ जाएगा रो फैक्टर L/A। ये हमारा फैक्टर होता है रेजिस्टिविटी का, ठीक है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, बाकी चीज़ें सेम ही हैं, बट फ़र्क इतना है कि रेजिस्टिविटी जो होती है वह लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड करती है टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ द मटेरियल पर। रेजिस्टिविटी जो होती है वह डिपेंड करती है ओनली नेचर ऑफ मटेरियल पर एंड टेम्परेचर पर, ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बताइए। हाँ, डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए, देखिए यहाँ देखिए, कंडक्टर है हमारा एक, ये कंडक्टर में हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो इलेक्ट्रॉन्स और रैंडमली इधर उधर मूव करेंगे, ठीक है, मूव करेंगे इधर उधर, तो क्या करंट को हम फ्लो कराएंगे इधर, तो करंट को रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी ना, रेजिस्टेंस यहाँ इंक्रीज करेगा ना करंट को बढ़ाने के बाद में, यानी कि येस रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ठीक है। और इन्सुलेटर में कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इन्सुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, वो सारे के सारे क्लोज्ड स्पेस्ड होते हैं, तो वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, ओके। तो रेजिस्टिविटी क्या हुई, ए प्रॉपर्टी विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर बट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और कल हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स, ओके, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स। उसके बाद थोड़े से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद में हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक पावर एंड द हीटिंग इफेक्ट, ओके। थैंक यू।